What is Kathak all about? People see classical dance and music as entertainment. It's not entertainment. जैसे आप मंदिर जूते पहन के नहीं जा सकते, हम स्टेज पे नहीं चढ़ सकते। जो भी चीज़ें आपको अपने यंग लाइफ में टेम्पटिंग लगती हैं, आपको वो सारी चीज़ें छोड़ के रियाज करना पड़ता है। तो इसलिए आर्टिस्ट बनने के लिए ना बहुत समय लगता है। आप 9th जनरेशन है इन योर फैमिली, तो तब से ये लखनऊ घराना और हमारा ये फैमिली लेगेसी चलती आ रही है। दादा के साथ जब मैं बैठती थी तो एक तो उनके साथ मेरा गोल्डन टाइम गुजरा। आपकी बुआ से पहले इट वाज अ मेल डोमिनेटेड एंड आपकी बुआ के बाद नाउ द फीमेल्स हैव आल्सो। यस, बहुत ही मजेदार होता है व्हेन यू ग्रो अप विद अ लेजेंड। अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर जो है वो अमिताभ बच्चन उनके तो दादा ही है ना। फिर संजय लीला भंसाली जी, उन्होंने देवदास मूवी के लिए दादा को अप्रोच किया। दादा ने बॉलीवुड में कोरियोग्राफीज बहुत करी, लेकिन ही मेड श्योर कि नथिंग गोज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ कथक। मैं 3 साल की थी तब मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस। आपने कहा कि आप अपने नेक्स्ट जेन, आपके बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उनको सीखना ही होगा। अगर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? कि 4 लोगों के सामने अगर आपको कुछ करने के लिए बोल दिया कि आप तो उस लेगेसी से हैं, तो एटलीस्ट वो बात दिखनी चाहिए, इतना तो सीखो। मतलब वो जब गए तो इट्स लाइक losing your best friend। के दादाजी और पापा जी में कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ? ऐसे तो छोटी मोटी चीजें बहुत बार होती रहती है। अच्छा, अपने बाप को बोलो पहले मुझसे सीखे ठीक से। विरासत में एक अपना वजन होता है और उस वजन को सिर्फ उठाना नहीं, उसमें एक अपनी पहचान बनाना एक सबसे बड़ी कला है। और आज हम मिलने वाले एक ऐसे कथक कलाकार से जो अपनी विरासत हर रोज हर कदम पे जीती है। जब बात कथक की हो तो जहन में सबसे पहले एक ही नाम आता है, श्री पंडित बिरजू महाराज जी। चलिए आज वेलकम करते हैं उनकी ग्रैंड डॉटर को, रागिनी महाराज जी को। वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ नेक्स्ट इन लाइन। इट्स सो नाइस टू हैव यू। मेरे लिए बहुत डिफरेंट चीज़ है ये, बिकॉज अभी तक सिर्फ कथक के बारे में सुना था एंड हैविंग यू ऑन आवर एपिसोड इज जस्ट ट्रूली ऑसम। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके इस जॉनर के बारे में कि व्हाट इज कथक ऑल अबाउट? ओके, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। कथक कथा शब्द से आता है। सो कथा मीन्स स्टोरी एंड वी आर द कथाकार्स, द स्टोरी टेलर्स। तो कथक जो है बहुत ही मतलब लंबी हिस्ट्री है, तो उसको जस्ट टू कट इट शॉर्ट, क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच ऑफ डिटेल्स उसके बारे में। तो पहले मंदिर काल के टाइम पे, जैसे एंशिएंट टाइम्स में उसको मंदिरों में किया जाता था। रेसिटेशन ऑफ द स्टोरीज ऑफ लॉर्ड राम, कृष्ण, शिवा। तो इस तरह से रिसाइट भी करते थे। जो कथाकार होते थे वो नरेट भी करते थे स्टोरी को और परफॉर्म भी करते थे। कभी कभी प्रॉप्स का भी इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर एक मेल कथक डांसर को फीमेल दिखाना है तो वो एक वेल बना के और फीमेल बना दिया। अगर एक बच्चे को दिखाना है तो उसी दुपट्टे को रोल करके गोद में ऐसे रखते थे तो वो बेबी हो गया। तो ऐसे प्रॉप्स का इस्तेमाल भी होता था। फिर आया मिडीवल एरा, तो वहाँ पे राजपूत कोर्ट्स, नवाब जो हैं, जैसे नवाब वाजिद अली शाह, तो इस तरह से नवाबों के कोर्ट में फिर कथक आया। और वहाँ पे थोड़ा सा एक इस्लामिक टच, जैसे जो मांग टीका पहनते थे वहाँ छपका भी आ गया। तो लहंगा चोली जो है उसके साथ में अंगरका आ गया। तो इस तरह से थोड़ा सा मुस्लिम टच आया उसमें कथक में, और जैसे गज़लों पे नाचना ये सब। एंड देन आज जैसे कथक होता है टोटली कमर्शियल और प्रॉपर ऑडिटोरियम्स में। तो दीज आर द फेजेस ऑफ कथक। जी। हमारे यहाँ कथक के जितने भी भजन ठुमरी सब होते हैं मोस्टली अवधी, तो नॉर्थ का टच उसमें आता है। और मूवमेंट्स बहुत डिफरेंट है। भरतनाट्यम इज़ मोर एंगुलर एंड कथक इज़ मोर ग्रेसफुल, I must say. And even the expressions that we use in Bharatanatyam and Kathak differs. Got it. Kathak is more close to everyday life. Right. मतलब अगर आपको कुछ एक एक्शन करना होगा, कि एक्शन अगर आपको करना है कि मुझे भूख लग रही है, तो आप कैसे करेंगे? So this is भाव.
ओके, दिस इज अ भाव। तो हम एवरीडे लाइफ में कथक करते जरूर है, रियलाइज नहीं करते हैं। ओ, तो ये मैंने कथक किया है, ये आपने कथा मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ भी स्टोरी बताना है, इस कथक। मूवमेंट्स हैं, आपके एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग उसको रिफाइंड वे में करते हैं, मतलब उतना कैजुअली नहीं करते, उसको काफी रिफाइन करके हम स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं, बट इट हैज टू बी क्लोज टू एवरीडे लाइफ। Got it. That's really nice. अभी आपने शब्द यूज किए अवधी, ठुमरी, और हम लोग को समझ में आता है घरानाज। ये इनके बारे में कुछ बताइए, थोड़ा नॉर्मल लोग कैसे इससे रिलेट कर पाए और कैसे समझ पाए कि होता क्या है सब। करेक्ट। तो कथक में 4 घराने होते हैं। तो एक है लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना एंड रायगढ़ घराना। तो ये सारे घराने अपने अपने टाइम पे शेप हुए। आई बिलोंग टू द लखनऊ घराना, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलूँगी जिसके बारे में मुझे नॉलेज है। तो लखनऊ घराने में दादा के साथ जब मैं बैठती थी तो एक तो उनके साथ मेरा गोल्डन टाइम गुजरा। तो एक एक बातें और वो जो भी बताते थे ना, वो मतलब मेरे लिए तो वो जैसे हम बोलते हैं ना भगवत गीता, तो वो एकदम ग्रंथ के तरह, उन्होंने जो बोल दिया बस बोल दिया, वो वाली बात। तो दादा जब बताते थे लखनऊ घराने के बारे में तो बोलते थे कि पुराने लोग बोलते थे कि लखनऊ घराना जो है परियों का नाच है। मतलब परियों का नाच से मेरा मतलब ये है कि वो इतना खूबसूरत है देखने में, चाहे आप मूवमेंट्स की बात करें, प्रेजेंटेशन की बात करें, एक्सप्रेशंस की बात करें, वो इतना अपीलिंग और खूबसूरत है और बड़ा फ्रजाइल है। तो उसको परियों का नाच ऐसे डिफाइन किया है। तो अगर मैं कोई भी मूवमेंट करती हूँ फॉर एग्जांपल इन कथक, तो दादा उसकी इतनी करेक्शन करते थे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा हाथ ऐसे है तो ये इधर नहीं, इसको हल्का ऐसे करो, ऐसे करो, तो वो इतना करेक्शन 1-1 सेंटीमीटर का भी वो करते थे। एज अ किड मैं बहुत इरिटेट भी होती थी, मम्मी को जाके बोलती थी मम्मी क्या है दादा इतना मुझे बोलते रहते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। कोई मूवमेंट बैठे बैठे मजाक में भी कर रही हूँ तो वो सही ही होता है, वो गलत नहीं होता। क्योंकि वो बोलते ना रगड़ाई घिसाई, वो बचपने में जब कर दी जाती है ना तो बड़े होके वो नेचुरली आ जाता है, उसमें काफी हेल्प हो जाती है। So that is लखनऊ घराना, परियों का नाच। Wow. And I've heard कि आप 9th generation है in your family. जी। तो मतलब ये कब से आपकी family is in the same? बहुत सालों से। वैसे जो हमारे घराने के जो पायनियर हैं ईश्वरी प्रसाद जी, तो उनका जो डेट मैंने देखा वो वैसे गूगल पे हर जगह मतलब 1857 या 1859 कुछ दिया है, जो कि मुझे गलत लगता है। वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक इंसान की अगर लाइफ स्पैन अगर 80 इयर्स की आप मान लीजिए एवरेज, तो उस तरह से मैं जब पीछे जाती हूँ तो प्रॉब्ली 16th सेंचुरी में उनको होना चाहिए। ओके, 700 साल पुरानी बात है जी। और 400 इयर्स पुरानी एक बुक है जो कि 2022 में हमने लॉन्च भी करी थी। अनफॉर्चुनेटली दादा लॉन्च कर नहीं पाए थे, ही जस्ट डाइड बिफोर द फर्स्ट कॉपी वाज आउट। तो उसका नाम है संगीत दर्पण। तो वो 350 साल 400 साल पुरानी किताब है जो कि हमारे फैमिली में पास ऑन हुई। वो तब की लिखी हुई थी कि हमारी फैमिली कहाँ से आती है, लीनेज, कनेक्शंस, तो मतलब टू डीप। तो मतलब मुझे भी अभी पढ़ना है उसको अच्छे से जी। और तो वो किताब जो है इतनी पुरानी है, तो जब वो किताब ही बाद में लिखी गई होगी तो आप सोचिए ईश्वरी प्रसाद जी और पुराने होंगे। जी जी जी, समझ पा रहे हैं। तो तब से ये लखनऊ घराना और हमारा ये फैमिली जो है, फैमिली लेगेसी चलती आ रही है। जी। तो आई एम इन द 9th जनरेशन एंड मेरी जो आंट है ममता महाराज जी, वो 8th जनरेशन में। तो उन्होंने कंटिन्यू किया डांस एज अ प्रोफेशन, और उसके बाद से मैंने और मेरी छोटी बहन, माय कज़न ऑल्सो, सो हम तीनों भी अब हम कर रहे हैं। So what you were saying is basically आपकी बुआ से पहले it was a male dominated. Yes. It was all males who were doing Kathak. Correct. And आपकी बुआ के बाद now the females have also. Yes. You know it's very surprising क्योंकि if you ask me, मेरे लिए Kathak is related with all females. और मेरे लिए मतलब ये ऐसा समझ रहा हूँ कि पहले it was male dominated, तो I am not able to relate it only. तो अब तो I think there's so many women who follow this route and who follow this passion. All thanks to your बुआ and all thanks to the three of you now कि आप लोग इसको टेक केयर कर रहे हैं। लेकिन थैंक यू। जब बुआ ने चालू किया होगा तो तब दादाजी मान गए थे फिर जल्दी से? करेक्ट। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बुआ ने हमारे फैमिली में मैं बोलूँगी कि चालू किया, लेकिन कथक क्वीन के नाम से जाना जाता है सितारा देवी जी को, एंड शी वॉज एन एक्ट्रेस एज वेल।
तो वो बनारस घराना ऑफ कथक वहाँ से बिलोंग करती हैं। तो उन्होंने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से भी सीखा डांस। तो वैसे देखा जाए तो दादा के टाइम से ही जो कुछ फीमेल्स थी उनसे बड़ी भी थी उम्र में, उन लोगों ने ही फाइट करना शुरू कर दिया था कि अगर डांस एंड म्यूज़िक इतनी, हम लोग क्या है ना, प्रॉब्लम आजकल ये है कि पीपल सी क्लासिकल डांस एंड म्यूज़िक एज एंटरटेनमेंट। इट्स नॉट एंटरटेनमेंट। ये हमारा पूजा स्थल है, ये हमारे लिए बहुत, मतलब हम वर्शिप करते हैं उसको। मैं स्टेज पे जब जाती हूँ तो मैं स्टेज को प्रणाम करके जाती हूँ। जैसे स्टेज पे मैं देखती हूँ कई सारे लोग, अब ऑफ कोर्स हर किसी को वो फील, हर कोई वो चीज़ फील नहीं कर पाएगा जैसे मैं करती हूँ। अब मैं स्टेज पे किसी को शूज़ पहन के चढ़ते हुए देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर से ना एकदम खून खौलने लगता है। मुझे लगता है मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि स्टेज, जैसे आप मंदिर जूते पहन के नहीं जा सकते, हम स्टेज पे नहीं चढ़ सकते। वंस वी टाई द घुंघरूस, वी डोंट वेयर आवर शूज़। अब चाहे आपको स्टेज तक जाने के लिए 1 किलोमीटर तक भी वॉक करना पड़ेगा, हम नंगे पैर जाएंगे, कीलें भी लग जाएंगी, बट हम शूज़ नहीं पहनेंगे। तो ये सारी चीज़ें बचपने से हमने घर में देखी हैं। सो कमिंग बैक टू द फीमेल वाला थिंग, सो सितारा देवी जी एंड देयर आर सो मैनी पीपल, सो मैनी फीमेल कथक डांसर्स जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी जी। और तब दादा यंग थे तो उन्होंने फिर शुरू किया। बट मैं इस बात के लिए दादा को भी बहुत क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने अपने आप को चेंज किया विद टाइम। मेरी बुआ इन लोगों को थोड़ा सा प्रूव भी करना पड़ा अपने आप को, वो स्ट्रगल भी उनका था कि आई कैन ऑल्सो डू इट। तो वो चीज़ लेकिन दादा ने एक्सेप्ट करी, क्योंकि अगर कोई बड़ा घर का आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फॉर हु यू आर, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इस बात का क्रेडिट मैं दादा को इसलिए देती हूँ कि उन्होंने वो चेंज, अगर कोई आगे से किसी ने पहल करी तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। So true, so true. And talking more on दादाजी, श्री पंडित बिरजू महाराज जी, तो आपका कैसा रिलेशनशिप था उनसे? मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, जब भी आपके महाराज जी का नाम होता है आप ऐसे करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? बड़ों का नाम ऐसे नहीं लेते, तो कान पकड़ते हैं, सॉरी पहले। अच्छा, कि आपका नाम लिया। ओके ओके, गॉट इट। ये मेरा बहुत नेचुरली आता है। इनफैक्ट मैं स्कूल में भी जब बोलता था ना, ये बिरजू महाराज की पोती है, मैं कहा पंडित बिरजू महाराज जी लगाओ। तो वो चीज़ें हमें बचपने से हमारे ब्लड में है, तो वो ना नेचुरली आता है कि कोई किसी बड़े का, किसी बहुत ही बड़े आर्टिस्ट का नाम, जैसे पंडित रविशंकर जी, तो अपने आप हाथ जो है ना कान पे चले जाते हैं कि सॉरी हम इतनी केपेबल नहीं है कि हम आपका नाम भी ले सके। तो ये हमारा एक रिस्पेक्ट शो करने का ये एक तरीका है, ये एक जेस्चर है। वाओ वाओ, learned something absolutely new today. So how was your relationship with him? He was my friend. तो इस बात के लिए मतलब बहुत ही मज़ेदार होता है व्हेन यू ग्रो अप विद अ लेजेंड। ये वो लेजेंड है महाराज जी जिनको मैंने देखा है कि जब मैं किसी शो में उनके साथ जाती थी तो मेरे पास ना 2-3 लोग ऐसे आते थे, उन्हें पता होता था कि मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ, तो मुझसे पीछे से बोलते थे कि दीदी प्लीज़ एक बार महाराज जी का पैर छूने दीजिए ना, क्योंकि वहाँ पे आसपास लोग घेर लेते थे उनको। तो कहते थे प्लीज़ एक बार पैर छूने दीजिए, हमें फोटोग्राफ नहीं चाहिए, बस पैर छूने दीजिए। तो मैंने इस तरीके का स्टारडम दादा का देखा है। तो उनके साथ में, अच्छा पर मेरे लिए तो वो दादा हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर जो है वो अमिताभ बच्चन उनके तो दादा ही है ना, मतलब उनके लिए ही इज नॉट, उसके लिए तो अमिताभ बच्चन होंगे ही नहीं। लेकिन वो स्टारडम दादा का जो मैंने रियलाइज़ किया, वो उनके साथ जब मैं शोज़ में जाती थी, वर्कशॉप्स में जाती थी, तब मुझे लगता था कि जिनको मैं इतना हल्के में ले रही हूँ ना, ये एक्चुअली इतने कॉमन है नहीं। तो वो रियलाइजेशन मुझे बहुत बचपने में हो गई थी एक्चुअली, तो इसीलिए मैं ज़्यादा समझ पाई। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि वो मेरे दोस्त थे, मैं किसी भी तरीके की फालतू बातें भी उनके साथ कर सकती थी और बहुत काम की बातें भी कर सकती थी। उनको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था जो मेरे कभी समझ नहीं आई आज तक, तो मैं अपना कोई इवन मैथ का भी सम सॉल्व करती थी। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताऊंगी कि मैथ में मेरे कभी भी अच्छे नहीं आते थे मार्क्स, और जबकि अगर आप कॉम्पोजिशंस की बात करें जो हम कथक में करते हैं, इट्स ऑल बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, वो आती थी, पर वो नोटबुक में यानी वो NCERT की बुक्स जो है ना, वो नहीं मेरे पल्ले पड़ती थी कभी भी। तो मैं दादा से जब भी बोलती थी कि दादा ये तो मेरे समझ नहीं आ रही, मेरे ना लिटरली आँख में आंसू था कि मेरे 10 में से हाफ मार्क्स आए हैं, हाफ। तो और मैंने क्लास टेस्ट में फेल कर दिया। तो दादा ने बोला कि बड़ा इजीली उन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछते हैं कि
तो मैं डांस की मैट समझ आती है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आती है। कह रहे तो बस ठीक है, तुम्हारी मैम को आती है? मैं कहा नहीं। कह रहे तो तुम तो फिर भी किसी तरह से कर लोगी वो वाली, तुम तो पास कर लोगी, पर वो नहीं समझ पाएंगे कि तुम जिस तरीके की मैथ करती हो। तो उनके साथ में ना मैं हर टॉपिक पे मेरा उनका डिस्कशन होता था। और मतलब वो जब गए तो इट्स लाइक लूजिंग योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम सो सॉरी फॉर हिज लॉस, बट ओके 9 जनरेशन से आपकी फैमिली कथक कर रही है जी। व्हाई इज दैट कि श्री पंडित बिरजू महाराज जी के टाइम पे ही इतना ये पॉपुलर हुआ जी? व्हाट डू यू थिंक ही डिड which kind of connected with common people and it became such a famous art form? He bridged the gap between a layman and an artist very well. तो ये एक सिंपल आंसर मैं दे सकती हूँ इसका, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको बोला फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने आपको एक पढ़ंत में अब टिपिकल कथक की लैंग्वेज में मैं बोलती हूँ कि तक दिग तथुंग दिग तक तधिक ददगे न थई तक दिग तथुंग दिग तक तधिक ददगे न थई तक दिग तथुंग दिग तक तधिक ददगे न थई तक दिग तथुंग दिग तक तधिक ददगे न थई तक दिग तथुंग दिग तक तधिक ददगे न थई तक दिग तथुंग दिग तक तधिक ददगे न थई। अब ये एक कॉम्पोजिशन है, ये एकदम आपको टंग ट्विस्टर जैसा साउंड करेगा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि ये क्या है तक दिग तथुंग दिग तक तधिक आई कांट इवन रिपीट दैट। यस, तो ये कथक के बोल हैं, परकशन के बोल हैं, ये इनका अमैल्गमेशन है। तो दादा ने अब इस टिपिकल क्लासिकल कॉम्पोजिशन को एक लेमैन के सामने कैसे प्रस्तुत किया, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला कि 2 दोस्त हैं, एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेजी है, सुस्त सा है, और दूसरा वाला जो है वो बड़ा ही एक्टिव है, बड़ा ही चुस्त है। तो सुस्त और चुस्त। तो उन्होंने बोला कि जो लेजी वाला है वो कह रहा है ए तक दिग तथुंग दिग तग तधिक ददगी न थई, दूसरा बोला है तक दिग तथुंग दिग तग तधिक ददगी न थई। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे भाव किया ना, तो ऑडियंस हंसने लगी, क्लैप करने लगी, वो खुश हो गई, क्योंकि उनको ये तो नहीं पता कि ये बोल क्या है, बट एटलीस्ट उसके पीछे का भाव समझ आ गया। राइट। तो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को वो सिखा रहे थे, तो उनको तिहाई, जो हम तिहाई एक कॉम्पोजिशन होती है कथक में जिसको 3 बार रिपीट करते हैं जी, तो मोस्टली फुटवर्क से करना होता है। तो अब वो तिहाई का पैटर्न जो है वो बच्चे को समझ ही ना आए। ततथई ततथई ता तथई ता थई ततथई 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 ता थई ततथई 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 ता थई ततथई 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 ता थई। अब ये कॉम्पोजिशन थी। अब वो उसको जो ताज़ा ताज़ा थी वो तो फंबल करने लगी उसी में। तो दादा ने बोला कि ततथई माने धनिया, ततथई मिर्ची, तो धनिया मिर्ची, ततथई ततथई ता तथई ता तथईता बिकेम और टमाटर। तो ततथई ततथई ता तथईता धनिया मिर्ची और टमाटर की चटनी 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 ला दे, चटनी 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 ला दे, ततथई 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 ता थई। तो अब उन्होंने जैसी ऐसे बोला तो एटलीस्ट वो रिदम पकड़ पाए। नॉट दैट कि स्टेज पे जाके आप टमाटर धनिया मिर्ची करें, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसा क्या आप मिडवे ढूंढेंगे जिससे उनको कनेक्टेड फील हो। तो ये चीज़ें जब उन्होंने करनी शुरू करी, सो मोस्टली पीपल फ्रॉम डिफरेंट घरानाज ऑल्सो, एवरीवन गॉट इंस्पायर्ड कि यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है महाराज जी ने। न्यूमेरिकल कॉम्पोजिशंस, अगर मैंने आपको ता थई थई तत बोला तो ये एक अगेन एलियन लैंग्वेज है, पर अगर मैंने 1 2 3 4 या 1 2 3 4 बोला तो समझ आ जाएगा। तो एटलीस्ट पैटर्न समझने में ईजी हो गया कि ये पैटर्न है, ये मतलब है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 तिहाई बोलती हूँ कि ए 2 3 4 5 6 7 8 ए 2 3 4 5 6 7 ए 2 3 4 5 6 ए 2 3 4 5 ए 2 3 4 ए 2 3 ए 2 1। अब इसको अगर मैंने 3 बार रिपीट किया तो उनको एटलीस्ट काउंटिंग समझ आएगी, और ये समझ आएगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ए 2 3 4 5 6 7 ए 2 3 4 5 6 ए 2 3 4 5 ए 2 3 4 ए 2 3 ए 2 1। तो फुटवर्क को समझने में भी ईजियर होगा। तो उन्होंने न्यूमेरिकल कॉम्पोजिशंस एंड भाव एक्सप्लेन करना, ये सब उन्होंने जो किया, so it became very easy for people to understand it. I think you also could connect with it. Absolutely. मतलब honestly speaking, I'll be very candid with you. होता क्या है कि हमारी जनरेशन वाले लोग ना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं, and we kind of feel कि क्लासिकल डांसिंग, ट्रेडिशनल डांसिंग तो हमारे पापा मम्मी पसंद करते हैं, हमें नहीं पसंद।
वो इसलिए क्योंकि हम रिलेट नहीं कर पाते, जैसे अभी आपने समझाया, आई कैन रिलेट टू इट. नेक्स्ट टाइम probably when I'm going to go and watch this, I will watch it in a very different way. Yes. मैं वो ये नहीं यार तो ये क्लासिकल है तो ये बोरिंग ही होगा. करेक्ट. वो completely आपने खत्म कर दिया, मैंने प्लीज बहुत मेरे बार लिए तो खत्म सुना कर दिया. बोरिंग होगा. हाँ, क्लासिकल है तो बोरिंग ही होगा, ये फिक्स एक परसेप्शन बनी हुई है. Which you rightly have killed it, at least for me, and I'm sure बहुत सारे लोग जो भी देखेंगे कि उन लोगों के लिए भी ये किल होगा कि ये इतना ऐसा बोरिंग नहीं है जी. और पंडित जी ने हमारे से रिलेट करके सारी चीज बहुत अच्छे से सरल तरीके से समझाई. करेक्ट. Just so nice. And I think माधुरी जी भी पंडित जी की I think वो थी, क्या नाम, शिष्य आप बोल सकते हैं. मतलब उन्होंने एक्चुअली बचपने में तो कहीं और से कथक सीखा होगा, लेकिन दादा का ना हर साल सैन फ्रांसिस्को में वर्कशॉप होता था, सैन होजे में. तो माधुरी जी की जो बड़ी बहन है भारती आंटी, वो वहीं पर ही रहती हैं. तो जब भी दादा का वर्कशॉप होता था तो माधुरी जी ज़रूर आती थी वर्कशॉप अटेंड करने के लिए. okay, तो वो मेरे फादर सब लोग साथ में रहते थे वहाँ पे. तो इस तरह से जर्नी जो है माधुरी दीक्षित की, उनकी कनेक्टिविटी दादा के साथ ऐसी बनी. और फिर संजय लीला भंसाली जी, उन्होंने देवदास मूवी के लिए दादा को अप्रोच किया. उसमें एक गाना है काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाए, और काफ़ी हिट सॉन्ग है. मतलब यूजुअली क्लासिकल अगर किसी को बॉलीवुड से कोई गाना पिक करना है तो काहे छेड़ छेड़ पिक करके डांस कर देते हैं उस पर क्योंकि वो हमारे घर की बहुत पुरानी ठुमरी है. मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने लिखी थी वो ठुमरी. तो भंसाली जी को वो बहुत पसंद आया. उन्होंने कहा हम इसी को पिक करेंगे. क्योंकि दादा ने बॉलीवुड में कोरियोग्राफीज बहुत करी, लेकिन ही मेड श्योर कि नथिंग गोज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ कथक एंड क्लासिकल. तो वो ओरिजिनलिटी मेंटेन करते हुए आप, क्योंकि व्यूअरशिप ज़्यादा है बॉलीवुड की, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग वहाँ पे अगर आपने दिखाया क्लासिकल को, लेकिन सही वे में दिखाना बहुत ज़रूरी है. बहुत इंपॉर्टेंट है. बट दैट्स ट्रू. बट जब दादाजी ने कभी भी ये करा होगा, आई एम श्योर जो उनके ऊपर वाली जनरेशन होगी वो उनको ऐसे देखती होगी, यार तुम गलत कर रहे हो, तुम मिक्स क्यों कर रहे हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो. आई एम श्योर नहीं ऐसा कुछ नहीं. इट वाज वेरी इजी फॉर हिम. इट वाज ही गॉट ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम कि यार जो तुम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो. इनफैक्ट दादा के गुरु पंडित लक्ष्मण महाराज जी, माने वो भी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, दादा के चाचा. अच्छा. तो वो तो पूरे टाइम मुंबई रह के काम किया उन्होंने. पान खाए सैया हमारो सुना है आपने गाना? पान खाए सैया हमारो. अरे वाह, यू हैव अ नाइस वॉइस. तो वो और मुगले आजम की तो मोस्टली सारी कोरियोग्राफीज उनकी ही हैं. जब प्यार किया तो डरना क्या, ये सारी कोरियोग्राफी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की है, माने दादा के चाचा. Amazing. तो उन्होंने बहुत सारे वहीदा रहमान जी के लिए, मधुबाला के लिए, तो ये सब पुराने हिट सॉन्ग्स जो ओल्ड क्लासिक्स हैं जी, हो ना हो इसमें अगर आप क्लासिकल देखोगे तो शायद या तो वो नटराज गोपी कृष्णा जी या सितारा देवी जी या फिर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की होगी. क्या बात है, क्या बात है. सही नाइस. आपने कौन सी एज में चालू कर दिया था? मैं 3 साल की थी तब मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस हुआ. 3 इयर्स. 3 साल में हमारे डायपर चेंज कर रहे थे हमारे माँ बाप, और आप 3 साल में स्टेज बदल रहे थे. मैं स्टेज पर थी कृष्ण, और वो भी मुझे मेल बना दिया गया था कृष्ण के कॉस्ट्यूम में. ये हुआ छोटे में तो पता नहीं चलता ना, मेल है फीमेल है, ऐसे क्यूट सा फेस होता है. तो मुझे खड़ा कर दिया था कृष्ण बना के. और ये बहुत ही फ़नी इंसिडेंट है, लेट मी टेल यू. मेरी जो धोती थी ना वो थोड़ी लंबी स्टिच हो गई थी, तो वो मेरे बार बार पैर के नीचे आ रही थी. इवन आफ्टर वेयरिंग द घुंघरूज वो नीचे से ना वो जा रहा था जी. तो मैं जैसी स्टेज पे आई और मेरा एक पोज था कृष्ण का, मैं जैसी करी और मैं स्प्लिट करके वहाँ पे गिर गई. तो आई रिमेंबर कि दादा एंड मम्मा ये सामने बैठे थे और वो आधा फीट अपने सीट से ना ऐसे उछल गई कि अब ये रोएगी. समथिंग हैपेंड, आई डोंट नो. मुझे सिर्फ धुंधली सी याद है उस इंसिडेंट की. मुझे इतना याद है दादा ऐसे ना एकदम पैनिक कर रहे थे कि अब ये रोने वाली है, अब रोने वाली है. तो मैंने दादा का फेस देखा और फिर मैंने उनको देख के ना कुछ पोज ऐसे बनाया और मैं उठी और राउंड लेके मैंने एग्जिट कर दिया. बाद में जितने भी बच्चे उस शो में पार्टिसिपेट किए थे सब ने इतनी गालियाँ दी मुझे पीठ पीछे, क्योंकि पूरे शो की लाइमलाइट मैं लेके चली गई थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और वो रोई नहीं मैं स्टेज पे, तो मतलब वो बाकी सबको तो भूल गए और मुझे ही सबने याद रखा. तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्टेज परफॉर्मेंस का. And since 3 you've been performing? Yes. मतलब अभी तक आप परफॉर्म करते हैं? हमारे यहाँ पे ना रंगमंच प्रवेश नहीं बोलते हैं कि जैसे आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टेज पर, हमारे यहाँ ये नहीं होता. हमारे यहाँ स्टेज पे पटक दिया जाता है कि जाओ करो देखो. That's amazing. तो आई थिंक ये चीज़ ना थोड़ा ब्लड में भी होता है
और कई सारे लोग इसको नेपोटिज्म का नाम दे देते हैं, अग्री नहीं करते, बट ये बात सच है क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में हो आप वो चीज़ बेहतर समझोगे. लाइक द वर्क यू डू, यू विल अंडरस्टैंड इट वे मोर बेटर देन आई विल. तो इस वजह से वो आपको वो भाषा समझ आएगी और वो उस चीज़ की डेप्थ समझ आएगी, शायद मुझे नहीं आएगी. सिमिलरली विद द क्लासिकल बैकग्राउंड ऑल्सो. तो आप जिस इन्वायरमेंट में हो, अपने बड़ों को देख रहे हो, आप वही चीज़ ग्रैब करना शुरू कर देते हो व्हेन यू आर अ टॉडलर. तो मेरे ख्याल से यही चीज़ मेरे साथ हुई. मेक सेंस. तो यू स्टार्टेड अर्ली, मतलब आप बिना सीख मतलब कोशिश भी नहीं करी, आप खुद सीख गए क्योंकि आपके आसपास की सराउंडिंग्स एंड ऑफ कोर्स द लीनिएज, द होल फैमिली इज काइंड ऑफ डूइंग वेरी ट्रू. मतलब आँख सुबह खुल रही है तो यूजुअली हम इंडियन फैमिलीज़ में क्या देखते हैं कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि फॉर एग्जांपल दादाजी जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, दादी मम्मी भजन सुन रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, पापा न्यूज़ देख रहे होते हैं. मतलब ये एक नॉर्मल फैमिली की बात है. क्लासिकल फैमिली में मतलब मेरी कैसी परवरिश हुई, मेरी आँख सुबह खुलती थी, घुंघरू की आवाज़ से मेरी नींद खुलती थी. और वहाँ पे मैं दादा के रूम में जाती थी तो वो हारमोनियम पे राग रागिनी गा रहे होते थे. तो मतलब ये इन्वायरमेंट मैंने बचपन से देखा है. जी, सो नाइस. जनरली क्या होता है कि दादाजी को उनका पोता पोती अपने बेटे से ऑब्वियसली या बेटी से ज़्यादा पसंद आते हैं. तो आई काइंड ऑफ फील जो जितनी भी आपसे भी बातें हो रही हैं उसमें ये है कि आपका और आपके दादाजी का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था. बट व्हाट अबाउट यू एंड योर फादर? वो कैसा रिलेशनशिप था, वो कैसा था? वर देयर प्रेशर फ्रॉम हिज साइड कि हम इस घर आने के हैं और हमारा परिवार इतना हमने परफॉर्म किया, अच्छा किया है और तुम्हें भी परफॉर्म करना पड़ेगा? वाज इट प्रेशर और वाज इट वेरी चिल? नेवर. क्योंकि पापा ने और बुआ ने, जो लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कथक हमारे फैमिली में, दे आर कथक एक्सपोनेंट्स नाउ, तो उन लोगों ने ये प्रेशर फील किया क्योंकि वो लोग डायरेक्टली एक लेजेंड के बच्चे हैं. तो वो नेक्स्ट जनरेशन पे जो प्रेशर आता है ना, वो मुझे लगता है ग्रैंड चिल्ड्रन तक आते आते थोड़ा सा ईज हो जाता है वहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए ये कि नहीं, जैसे अभिषेक बच्चन को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी अपने फादर से, जो डायरेक्ट कंपटीशन. अब अगर आराध्या अगर आएगी इंडस्ट्री में तो आई एम वेरी श्योर उसको लोग बड़े ना ओपन आर्म्स के साथ अपनाएंगे क्योंकि वो ग्रैंड चिल्ड्रन में उसकी गिनती होगी. तो मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा ईज आउट हो जाता है. तो बट आपने कभी ऐसा देखा कि आपके दादाजी और पापा जी में कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो या किसी बात को लेके ऐसा हो गया कि नहीं ये तो गलत है और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ऐसा कभी हुआ? देखिए, ये बड़ी मज़ेदार बात है कि गुरु और एक फादर हमेशा चाहेगा कि आपका बच्चा है, बच्ची है, वो आपसे अच्छा करे. 100%. ये अंदर से सबको चाहिए. बिल्कुल. लेकिन आर्ट फील्ड में ना थोड़ा सा देयर आर इफ्स एंड बट्स, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो है ना वो साधना करता है जिंदगी भर अपने आर्ट की. वो कभी नहीं चाहेगा कि लोग अच्छा करें, वो बहुत खुश होगा, लेकिन हमें कम नहीं पड़ना चाहिए. वो भी एक चीज़ रहती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी छोटी बहन यशस्विनी, शी इज़ अ वंडरफुल डांसर, वे मोर ग्रेसफुल देन मी. तो वो और मैं जब नाचते हैं ना तो लोग हमेशा बोलते हैं कि ये परफेक्ट सिस्टर्स डुओ है. ठीक है, पर मुझे ये चीज़ पता है कि उसकी तारीफ अगर ज़्यादा होती है तो मैं बहुत खुश होती हूँ. जैसे कोई माँ खुश हो जाती है, वो मेरे से 8 साल छोटी है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब लोग बोलते हैं कि अरे तुम तो ठीक है पर कन्नू ने क्या किया आज, उसका निकनेम कन्नू है. तो लेकिन लोग ये बोलते हैं कि अरे तुम तो हो पर वो अच्छी है. पर अगर ये बोले अरे तुम छोड़ो यार वो अच्छी है, तब शायद मुझे लगेगा अरे ये कैसे हो गया. तो ये चीज़ ना, ये अगर मैं डिनाई करूँ कि नहीं नहीं मैं तो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबकी तारीफ़ करो, तो मैं झूठ बोल रही हूँ. तो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट, एंड जो भी चीज़ें आपको अपने यंग लाइफ में टेम्पटिंग लगती हैं, आपको वो सारी चीज़ें छोड़ के रियाज करना पड़ता है. तो इसलिए आर्टिस्ट बनने के लिए ना बहुत समय लगता है. और उस लाइफ को जीना और उसी में रहना पूरे टाइम, इट टेक्स अ लॉट. और उसके बाद अगर रिकॉग्निशन ना मिले तो इट्स हार्ट ब्रेकिंग. तो इस वजह से मुझे लगता है कि पापा का दादा का रिलेशन ना वो एक फादर सन वाला नहीं है. इट्स मोर लाइक अ गुरु एंड अ शिष्य.
मेरे साथ में इट्स लाइक अ फ्रेंड। अच्छा। तो और पापा के साथ में, पापा तो मतलब बहुत ही, उन्होंने मुझे बचपने से ही बोल दिया था कि बेटा जो करना है लाइफ में करो, पर इतना डांस ज़रूर सीख लेना कि कल को 4 लोगों के सामने किसी ने अगर तुम्हें बोला कि एक तोड़ा नाचो, तोड़ा एज ए कॉम्पोजिशन कथक, कि चलो खड़े होकर एक तोड़ा नाचो, किसी महफिल में बोला, तो कम से कम नाचो तो तुम्हारे अंदर वो खानदानीपना दिखे। तो ये चीज़ हमें बचपने से बताई गई है। अरे वाह, अरे वाह। सो जो गुरु शिष्य वाला रिलेशनशिप था, कभी ऐसा हुआ कि दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं और आपने जाके इंटरमीडिएट किया है, उन दोनों का प्रॉब्लम इशू सॉल्व किया? हाँ, कई बार हुआ है ऐसे, तो छोटी मोटी चीजें बहुत बार होती रहती है। कई बार हुआ है, पापा आपके पास आके बात कर रहे हैं कि तुमने आज जो ये चीज अपने परफॉर्मेंस में नाची थी, ये कहाँ से सीखा? मैंने कहा वो पापा ने। अच्छा, अपने बाप को बोलो पहले मुझसे सीखे ठीक से। तो ये चीज तो बहुत होती थी कि हाँ, मतलब फिर पापा नहीं, अपने बाप को बोलो। वो बाप और पापा में देयर इज अ डिफरेंस। ऑफ कोर्स। तो ये चीजें तो खैर, ये तो फन नोट ही है। of course, पर हाँ, ऐसी नोक झोंक और हर फैमिलीज में होती है और होनी चाहिए भी। of course. और मैं अगर अपने बड़े पापा से कुछ सीख के आती थी, और कभी अपने परफॉर्मेंस में जिसमें दादा चीफ गेस्ट है, मैं तो मना ही करती थी कि आप मत आइए देखने के लिए, लेकिन वो आ जाते थे कि नहीं पोती नाच रही है, मैं तो देखूंगा जी। और फ्रंट रो में ऐसे बैठ के अब वो ताड़ना शुरू करते थे। अब मैं जैसे स्टेज से आती थी, मैं ऐसे पूछती थी तो वो बोलते थे ठीक जा रहा है। मैं कहा अच्छा ठीक है, ओके। फिर तो मतलब इस तरीके की चीज़। हाँ, पर मेरी बुआ ने, पापा ने ये इक्वेशन कभी भी नहीं उन्होंने देखा दादा के साथ। वो तो मतलब स्टेज पे जाते थे तो उन्हें पता था कि क्रिटिसिज्म मिलेगा ही मिलेगा। तो विद अस थोड़ा सा चिल सीन था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कभी तारीफ नहीं करते थे। सो इमेजिन, ओके, एक बड़ा ही मज़ेदार इंसिडेंट याद आ गया। तो मैं 14-15 ईयर्स की थी और मेरा एक सोलो परफॉर्मेंस हुआ था दिल्ली में, आई थिंक इंडिया हैबिटेट सेंटर जी। परफॉर्म करके मैं आई, दादा भी थे उसमें, और सबने तारीफ करी कि रागिनी के अंग कितने सुंदर हैं। अंग माने जो मूवमेंट्स, ग्रेस, कलाई का घूमना, ये सब, तो अंग बड़े सुंदर हैं इसके, बड़ी ग्रेसफुल है। तो मैं तो स्माइल ही कर रही थी कि चलो अच्छा हो गया शो। मैं घर आई और जैसे मैं घर घुसी ना और दादा को मैंने देखा, तो दादा ना मुझे बस ऐसे देखे, बस इतना, और मैं गई, उनका पैर छुआ, अब कुछ बोला ही नहीं कि ठीक हुआ, अच्छा हुआ। कह रहे हाँ, जाओ बदल लो कपड़ा वपड़ा, मेकअप उतार लो। मैंने कहा जी आती हूँ। मैं वापस आई और कोई बात ही नहीं शो के बारे में, इधर उधर की बातें, मेरा कैमरा निकालो, उसमें से ये डॉक्यूमेंट निकालनी है, ये करनी है, वो करनी है, सब करके रात को उन्होंने डिनर टाइम पे बोला कि बेटा अब आप सुनिएगा, कि अंग की तारीफ हुई थी ना मेरी, उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा तुम्हारा ना मूड तो अच्छा बनता है स्टेज पे, कि ऑरा तुम्हारा अच्छा है, लेकिन तुम्हारे अंग जो है ना वो बेकार है। उन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट दिया था कि अंग बेकार है। तो मैं लिटरली मिरर के सामने ना जाके मैं ऐसे देख रही थी अपने को, मैंने कहा यार अंग बेकार है, मतलब बेकार कैसे है? और तारीफ सुनी थी, वहाँ तारीफ सुनी थी, और घर आके उसी पॉइंट पे क्रिटिसिज्म मिल रहा था एग्जैक्टली फ्रॉम द लेजेंड हिमसेल्फ। तो आप ये देखिए कि 100 लोगों ने आके मेरी तारीफ करी कि मेरे अंग बहुत अच्छे हैं, और दादा ने बोला कि अंग बेकार है। तो मैंने अपने आप से पूछा कि सही कौन है इन दोनों में से? मैं कहा दादा। मैं कहा वो लोग तारीफ करेंगे, कोई बुरा ऐसे कोई फ्री फंड का ज्ञान किसी को नहीं आके देगा। हाँ बस बहुत अच्छा हुआ बेटा, अरे वाह तुम तो बहुत। तो बेसिकली बात ये था कि दादा ने मुझे बताया कि अंग क्यों बेकार है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ना सिर्फ हाथ अलग नाच रहा है, पर बॉडी की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तुम्हारे अंग के साथ। तो यू हैव टू यूज योर हेयर टू टो, अलाइन एवरीथिंग, पूरा अलाइन करना, इट शुड बी इन अ सिंक, तभी अच्छा लगेगा। फिर मैंने अपनी वीडियोस देखे तो मैंने कहा यार सच में बेकार है। तो मेरे ख्याल से आजकल जो हमारे एज ग्रुप के या बाद के, मुझे बोलना चाहिए, जो जेनजीज एंड ऑल, मुझे लगता है ये लोग ना क्रिटिसिज्म लेने के लिए ना केपेबल रह नहीं गए हैं। मतलब उनको बड़ा ही लग जाती है कोई भी बात कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, आपने कैसे डांट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। मतलब पीपल आर वे टू सेंसिटिव नाउअडेज। आई थिंक ये एक ना बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने में तो आपको क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। And it's more than the criticism, it's a feedback for you only. Yes. And that person is your friend who's improving you. किसको पड़ी है आज? हम इतने स्टोर्स में जाते हैं, सब स्टोर, सब रेस्टोरेंट्स हमें फीडबैक फॉर्म देते हैं, कितने भरते हैं हम? Exactly. क्यों भरूं मैं? टाइम नहीं है मेरे पास। And someone who's taken out time and telling you the feedback
for your own benefit. He or she is your friend. वो लोग नहीं समझ पाते हैं. Rightly आपने बिल्कुल सही बोला कि आजकल थोड़ा सा no idea why that is happening. But feedback is very much needed. Very important. For any business, any kala, any human being, feedback is very important to improve in anything जो भी कर रहे हैं हम जिंदगी में. बिल्कुल. और that too अगर वो किसी ऐसे से आ रहा है जो कि बहुत नॉलेज रखते हैं उस फील्ड की, तो हाँ. और अगर मैं उनकी बात नहीं करी कि आपने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाला और वहाँ पे कोई कह रहा है कि दिस इज शिट, हाँ, वो तो या ये सारी चीज़ें नहीं, मतलब मेरा फीडबैक से मतलब वो नहीं है, क्योंकि पीपल कैन टेक मी इन अ रॉन्ग वे कि इसका मतलब जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो सब सही है. नो, वो क्रैप है, उसको हटाओ. लेकिन अगर कोई जिसके पास अथॉरिटी है, कोई आपका फैमिली मेम्बर है, कोई क्रिटिक है, कोई कुछ बोल रहे हैं, तो जो चीज़ आपको लगती है कि इम्प्रूव हो सकती है, तो आई थिंक बहुत अच्छे से उसको अपनाना चाहिए और फिर चेक करना चाहिए कि हमने कहाँ गलती. यू नो, वो एक मुझे भी याद नहीं आ रहा, आ जाएगा. वो एक है ना दोहा, आई थिंक कबीर दास जी का दोहा है, निंदक नेड़े राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुहाई. करेक्ट. इसका मतलब जो निंदा करते हैं आपकी, उनको थोड़ा पास में रखा करिए. तो आई थिंक ये कोट यहाँ पे फिट बैठता है, सही बैठता है. बिल्कुल बिल्कुल. लोगों को वो समझना चाहिए. जी बिल्कुल. हम शायद वो समझेंगे. सब आपकी बुआ जी ने आपके घराने में वुमेन को डाला एंड वुमेन ने स्टार्ट कर दिया ये आगे काम करना. So now it's you, your sister, and your cousin. And I'm sure there are other cousin brothers also who are doing it. So in your generation, in your kind of lineage, how many people are in this dancing? 4. और मेरे जो cousin brother हैं, उनका बेटा भी हो गया अभी, तो 10th तैयार हो रही है. 10th generation. अरे वाह. मतलब हम तो थोड़े कठोर टाइप के लोग हैं कि मतलब अगर कल को मेरा बच्चा हुआ, बच्ची हुई जो भी, तो मतलब आई विल बी अ वेरी बैड पेरेंट, क्योंकि मैं नहीं ये ऑप्शन दे सकती कि प्लीज़ आपको जो मन करे लाइफ में, मैं डंडा मार के, लेकिन सीखना तो पड़ेगा. भले ही आप कुछ भी करो फॉर अ लिविंग, आप कुछ भी करो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये भी करना पड़ेगा. तो मतलब मैं ये ऑप्शन नहीं दे सकती कि बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि हम पागल हैं क्या? हमने सारी चीज़ें कि हम लोग मतलब हम लोगों ने इतनी मेहनत करी बचपने से, कितनी पार्टीज छोड़ी और कितने ट्रिप स्कूल के, कॉलेज के सब छोड़ के हम बैठते थे कि दादा के साथ क्लास है आज हमारी. तो इमेजिन आपने इतना सब कुछ छोड़ा, इतना स्ट्रगल किया और इतना ये सब सीखा, व्हेन यू हैड द ऑप्शन नॉट टू डू इट एंड स्टिल समवन कॉल्स यू अ पर्सन, क्या बोलते हैं, प्रिविलेज्ड चाइल्ड, कि तुम्हें तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, हमें नहीं मिला. तो कोई जब ऐसा कहता है आपको, तो क्या कहने का मन करता है आपका? अच्छा लगता है सुन के. अच्छा. प्रिविलेज तो मैं हूँ इसीलिए, क्योंकि देखिए मैं इस बात को ना बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, इसीलिए क्योंकि एक लाइफ में आपको कोई सही गुरु मिल जाए ना, ये बहुत बड़ी बात होती है. सही बात. और मैंने कितने सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है जो कि रिमोट एरियाज से मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ के मैसेज करते हैं, या समहाउ कहीं से मेरा नंबर लेके फ़ोन करते हैं कि मैम हमें सीखना है, और पर हमें यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, या हमें अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में सिखाया जा रहा है कथक, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे, हमें महाराज जी के स्टाइल से, आप लोगों की तरह से सीखना है, लेकिन हम आ नहीं सकते, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो कितने लोगों की क्लासेस मैं फ्री में भी लेती हूँ कि ठीक है. मैंने कहा कि पर मुझे ये प्रॉमिस करो कि शिद्दत से करोगे, सीखोगे, और कल को अगर खड़े होके कहीं नाचोगे तो तुम्हें बात दिखेगी वो. तो मैंने कहा अगर इस चीज़ का आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं, वो मैं भी परखती हूँ, अगर मुझे लगता है कि नहीं ये कर जाएगी या कर जाएगा, तो फिर मैं फीस नहीं लेती. अरे वाह. तो ये चीज़ हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए था, वरना पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड कि अच्छा ये तो फ्री में भी करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. नहीं, लेकिन अगर किसी को सच में बहुत मन है ना, एंड आई थिंक वो लोगों से ना मिलके पता लग जाता है ये पैशनेट है कि नहीं है, कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, वो ना पता चल जाता है. Absolutely. तो इस वजह से मतलब मैंने ये चीज़ देखी है. तो गुरु की तलाश में लोग भटक रहे हैं इधर उधर, और मुझे घर पे लेजेंड मिल रहे हैं. और मेरे पापा बुआ ये सब लोग के साथ में मैं पली बड़ी हूँ, एक ही रूफ के नीचे मैं रही हूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए. तो अगर लोग बोल रहे हैं कि हाँ तुम नेपो किड हो, तो हाँ मैं हूँ, अभी मैं क्या करूँ. हमने नहीं डिसाइड किया. हाँ, लेकिन अगर यहाँ पैदा होने के बाद अगर मैं
Parties उस चीज कर रही हो, को हाँ। जस्टिस नहीं कर रही हूँ Correct. और सिर्फ ऐसे ही कुछ भी कर रही हूँ, तो ये गलत बात होगी। ठीक बात है। So you got the opportunity and you dealt with it the right way, जैसे करना चाहिए। Yes. And plus बहुत ईमानदारी से। which is very very good. वो आपकी performances, आपकी सारी चीजों में दिखता भी है। You kind of taking the कला to the global level. Thank you. I'm sure आपके lineage, आपके grandfather, father सबने किया। But as a 28-year-old woman, I never thought कि आप इतने seriously इस चीज को कर रहे होगे। जैसे वो होता है ना कि ये हाँ सीख लिया है, side में है, not like the mainstream of your life. What अभी आपसे बात करके ऐसा लग रहा है that you live, breathe, eat, sleep with your kala, which is very much needed and to take the legacy forward. That's very true. Very nice. And I think आप भी यही करते हैं। जी 24/7 तभी हो पा रहा है। कोशिश करते हैं। वरना नहीं हो पाता। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पूरे टाइम हम उसी चीज़ में रमे रहना चाहिए, लेकिन हाँ ऐसी बात नहीं है कि मैं पार्टी नहीं करती, ऐसी बात नहीं है कि मैं मूवीज़ नहीं देखती, बिल्कुल सब करती हूँ। हर चीज़ का अपना टाइम है। दादा को गैजेट्स का बहुत शौक था। अच्छा, और गैजेट्स मतलब सिर्फ गैजेट्स ही नहीं, कोई भी चीज़ जिसमें एक छोटी सी टॉर्च भी वो कही यार ये जो है ना ये बड़ी मज़ेदार लग रही है, ये मैंने ले ली। आप ये सोचिए कि एप्पल जब आया नहीं था इंडिया, या बहुत चुनिंदा लोगों के पास था, तब दादा iPad 4 पता नहीं ये सब कहाँ से जाते थे, क्योंकि हर साल बाहर ही जाते थे। इतने स्टूडेंट्स उनके कभी यूरोप में हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, कभी US में हैं, वो आते थे और वो टेढ़ा मेढ़ा कोई भी गैजेट, तब मेरे लिए वो टेढ़ा मेढ़ा ही था, और वो लेकर आते थे, कहते थे ज़रा इसमें ये सेट करके दो। मैंने कहा दादा इसको ऑपरेट कैसे करना है, मुझे यही नहीं पता है। और मैंने कहा मैं गूगल कहाँ से करूँ, मेरे पास नोकिया वाला फ़ोन है जिसमें कोई टच स्क्रीन भी नहीं है। तो ये तब की बात है। तो वो गैजेट्स उठा के लेके आते थे, तो उन्हें भी बहुत मज़ा आता था कि मतलब डांस के अलावा भी एक लाइफ है आपकी। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, एंड आई थिंक वो टाइम मैनेजमेंट अगर आपको आता है तो आप मेरे ख्याल से फन भी कर सकते हैं, एंड देन आप अपने प्रोफेशन को जस्टिस भी कर सकते हैं। Fair enough. Talking about your cousins, आप 4 लोग इस जनरेशन में हैं, कभी ऐसा कंपटीशन फील नहीं होता है कि यार मेरे को मैं बड़ी हूँ या whatever, मैंने ज़्यादा सीखा है और मुझे ज़्यादा परफॉर्म करना है? I don't know. I think सबके अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स होंगे, सब एक तरीके के सेलिब्रिटी होंगे और सबके फॉलोअर्स होंगे। तो आप में कभी ऐसा कंपटीशन होता है कि यार उसका 1 मिलियन फॉलोअर है, मेरा आधा रह गया? देखिए हम लोग सेम फील्ड में हैं तो हम कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट दिस, ठीक है, वेरी नाइस। क्योंकि अगर मैंने ये बोला कि अरे नहीं हम तो बहुत नहीं, वो है और बहुत हम दोनों हम सारे जो कजन्स हैं ना, हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, हम इतने कनेक्टेड हैं। और हमने ना एक रूल बनाया है कि हम जब मिलेंगे तो प्रोफेशन की बात ही नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। हम सिर्फ चिल करेंगे, हम खाएंगे पिएंगे, हम कुछ भी करेंगे, बैठेंगे, हम गॉसिप करेंगे, लेकिन हम फील्ड के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये हमारा रूल है और इसको हम आज भी फॉलो करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हम कुछ भी करें। How often do you meet? अब मुश्किल होता है क्योंकि ऑल ऑफ देम आर मैरिड नाउ। बस मैं और मेरी छोटी बहन बचे हुए हैं जी। आई होप बचे रहे काफी टाइम तक। ऐसा क्यों कहते हैं आप? क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप शादी के बाद नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी चल रहा है, ठीक चल रहा है अभी आई एम हैप्पी। तो इस वजह से अभी हैप्पी नहीं होती बात अलग थी। तो नहीं मतलब शादी करके अनहैप्पी हो जाओगे? नहीं मेरा ये कहने का नहीं, ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैंने कहा ना हर चीज़ का टाइम होता है, एंड आई थिंक यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक मैं उसी पॉलिसी पे बिलीव करती हूँ और बहुत सारे प्लान्स हैं, ये करना है वो करना है, मतलब बहुत सारा विजन है। अब लेट्स सी कहाँ तक हो पाता है। So I want to ask this only. What is your vision? आप एक ऐसे responsible stage पे हैं. I'll use the word responsible because you are the 9th gen of something which is not of one city, one state, one country, of something which is of the world. That's true. आप पूरे एक वर्ल्ड की एक कला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। What is your vision for that कला? You know, जब दादा गुजरे 22 में, तो उसके बाद मैंने सुना, वैसे नहीं उड़ती उड़ती खबर आती है, तो मैंने ऐसा सुना था कि अब महाराज जी के बाद कौन? तो इस तरीके के क्वेश्चन मार्क्स नहीं, ऐसे सबके मुंह पे एक क्वेश्चन मार्क दिख जाता था। तो लिटरली ऐसे फेसेस मुझे नज़र आते थे कि अब कौन अब कौन अब कौन।
तो मुझे लगता है कि नहीं, पीपल नो दैट हम लोग हैं और बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे मरते दम तक मुझे सुनने ना मिले कि भैया महाराज जी के बाद तो ये लेगेसी ख़त्म ही हो गई, आगे तो मतलब, तो इस वजह से हम सारे दिन रात लगे रहते हैं। मेरी कज़न सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरी बुआ, पापा, मैं, छोटी बहन, ताऊ जी, तो सब लोग लगे रहते हैं कि बस किसी तरह से उन्होंने जितनी मेहनत करके, और दादा ने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब वही है ना, लेजेंड बनने के लिए आपको कितना कुछ करना पड़ता है लाइफ में। तो वो उन्होंने जितना काम किया या उन्होंने जो भी स्ट्रगल्स फेस किए, उसके बाद सबको सिखाया, इतना टाइम दिया सबको उस चीज़ को सिखाने के लिए। तो बस यही है कि आगे ये चलता जाए, मेरा यही विजन है कि कल को मैं मर जाऊँ तो आगे मेरे 4 स्टूडेंट्स खड़े हों कि भाई हम रागनी महाराज के शागिर्द हैं। तो ये मेरा विजन है कि मेरे बाद भी ये चीज़ प्योरिटी के साथ चलती रहनी चाहिए। और बाय प्योरिटी आई मीन एकदम प्योरिटी। दादाजी ने इस फॉर्म को इतना सरल बनाया कि अब नॉर्मल जो लोग थे वो इससे रिलेट हो गए। सो आपके मन में कभी ऐसा थॉट आता है कि मैं इसको इतना और सरल बनाऊं कि जो जेन जी या नेक्स्ट जेन है वो इस चीज से रिलेट कर पाए? आपके मन में ऐसा कोई विजन आता है? देखिए, उन्होंने ना बहुत सारी चीज़ ऐसी कर दी है ऑलरेडी कि उन्होंने ना बहुत कम स्पेस छोड़ा है कुछ इनोवेशन करने के लिए। मतलब उन्होंने इतना कुछ कर दिया है। सो अभी मैं एक आध एग्जांपल्स देती हूँ आपको। उन्होंने कुछ बैलेस क्रिएट किए थे, वो भी उस टाइम पे जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ये मेरे पापा भी छोटे थे, तो दादा के जो सीनियर मोस्ट जो उनके डांसर्स का जो बैच था, तो उनकी मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने एक बैले क्रिएट किया जिसका नाम था फाइल की कथा। फाइल की कथा। तो आप ये देखिए, और बड़ा ही ये हास्य रस में था कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो फाइल्स जो है ना पड़ी रहती हैं, और कई सारी फाइल्स जो है ना उस पर धूल मिट्टी भी रखती रहती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर है कि वो काम की वजह से वो आदमी देख ही नहीं पा रहा है उस फाइल को। तो हर एक फाइल को एक डांसर ने पोर्ट्रे किया था, और उनको ऐसे, और जैसे येलो कलर की फाइल है तो येलो कॉस्ट्यूम पहना दिया, ब्लू है तो ब्लू पहना दिया। तो सारी फाइल्स ना खड़ी हुई हैं इकट्ठी होके। तो जो एक बरीड फाइल था उसने बोला कि ऐसा है कि अब मैं प्रोटेस्ट करूँगा, ये बहुत हो गया। तो ये सारा कुछ कथक के थ्रू हो रहा है, और उसने, ये बहुत ही फनी है। तो अब कथक में कैसे प्रोटेस्ट होगा कि वो फाइल कहता है कृदित धानदा दिद्दिता, माने ये तो बहुत ही गलत बात हो गई, मैं नहीं कहूँगा कि कृदित धानदा दिद्दिता। पीछे वाले कहते हैं दिद्दिता भाई दिद्दिता, कि हम साथ हैं। तो ये बैले उन्होंने क्रिएट किया। तो आप ये सोचिए कि डांस के बोल जो कि सच में आपके लिए एक एलियन लैंग्वेज है, टंग ट्विस्टर है, वो भी आपको समझ आ गया। ये बैले देख के लोग हंसते हंसते हॉल के बाहर आए थे। इनफैक्ट एक और उनके क्रिएशन के बारे में बोलना चाहूँगी, बहुत ही अमेजिंग, और मेरे पैदा होने से बहुत साल पहले ये बना था, बट आई एम हैप्पी दैट उसको जब दादा ने वापस से एक बार रिक्रिएट किया था तो मुझे एक छोटा सा रोल करने के लिए भी मिला था उसमें। उसका नाम था एडिटिंग। अब इमेजिन कथक में एक डांस ड्रामा हो रहा है जिसका नाम है एडिटिंग, क्योंकि दादा ने ना वो वाला ट्रांजिशन देखा जहाँ पे महफिलों में नवाब बैठ के अशरफियाँ दे रहे हैं और वो नवाब रामपुर के सामने नाच रहे हैं। दादा 6 इयर्स के थे तब उन्होंने परफॉर्म किया था वहाँ पे, और उससे उन्होंने एकदम ये डिजिटल एरा भी देखा। तो उन्होंने ये देखा कि पहले ना वो जो छोटे वाले वो वीडियो रिकॉर्डर्स होते थे, तो उसमें उनके स्टूडेंट्स डांस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं पहले वाली चीज़ देखनी है कुछ करेक्शन के लिए। तो जब रिवाइंड बटन दबाया तो पूरा डांस रिवर्स में हो रहा था। तो उन्होंने कहा था एक बैले बनाएंगे जिसमें फॉरवर्ड, रिवाइंड, पॉज और ये करेंगे। इमेजिन पूरा डांस का बैले हैपेंड लाइक दैट। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई मूवमेंट ऐसे किया तो वापस तो ये ऐसे आ रहा है उल्टा, तो पूरा डांस जो हम लोग को सीधा याद था वो हमें उल्टा, मतलब राइट से लेफ्ट गए तो लेफ्ट से राइट आएंगे। अरे हालत खराब हो गई थी उस जान निकल गई होगी, मतलब कंप्लीट उल्टा। मतलब अभी तक हंसी आती थी पूरे टाइम, तो हंसी आती रहती थी कि हम कर क्या रहे हैं। कि जैसे यहाँ पे पॉज, तो किसी मोमेंट के बीच में हम अटक गए। तो मुझे याद है मैं स्टेज पे जब मैं कर रही थी ना, तो ऐसी जगह पॉज हो गया म्यूजिक कि मेरी जो बुआ है, वन ऑफ माई आंट, शी इज अ स्कल्पचर, वो सामने बैठी थी और वो मुझे देख के हंसने लगी और मुझे उन्हें देख के हंसी आई और मैंने स्टेज पे अपना फेस बंद कर लिया। तो मतलब
इस तरीके के Wow. इंसिडेंट्स, और मुझे लिटरली अब मैं अटक गई, अगर मैं ऐसे आपको देख रही हूँ, अब मुझे आ गई हंसी क्योंकि उन्होंने मुझे हंसा दिया, तो मैं ऐसे करके मैं ऐसे इधर उधर देखने लग गई कि मैं हंसूं ना, क्योंकि मैं वहाँ पे पॉज बटन था। एग्जैक्टली। तो दादा ने इस तरीके की इतनी चीज़ें क्रिएट करी कि मुझे लगता है कि क्या रूम छोड़ा है, अभी क्या हो सकता है, मतलब तो मुझे ये लगता है कि पीपल nowadays they talk about doing something new, think out of the box and ऐसे। मैंने कहा अगर सभी आउट ऑफ द बॉक्स करने लग जाएंगे तो वो पुरानी चीजें कौन करेगा जो ये लोग करके गए। तो मुझे लगता है मैं उस जोन में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ जहाँ पे जो चीजें हुई हैं उसको उसी ओरिजिनलिटी के साथ आगे लेके जाना है। मुझे कुछ मेरे ख्याल से जैसे मैं और बड़ी होंगी, शायद प्रोबेबली इन माय 40s और ऐसे, शायद मेरे और स्टूडेंट्स जब बढ़ जाएंगे, क्या पता मुझे कुछ आए दिमाग में कि कुछ हमें ऐसे क्रिएट करना चाहिए, वो तब की बात है। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि नए नए के पीछे सब भाग रहे हैं पर पुराना तो कोई कर ही नहीं रहा है। ठीक बात। तो हम पुराने पे अभी। हमने एक आपके पॉडकास्ट में सुना था कि आपने मम्मी पापा बोलने से पहले तातैया था बोलना सीखा। यस। तो आपके मुंह से ये सुन के और मजा आया मुझे। तो ये मतलब ये कैसे, मतलब ये आपके खून में ही है? जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना कि बच्चे को बोलते हैं ना माँ माँ पापा बोलो, हम लोग को बताते थे ता थई थई तत तो हम ये बोलते थे। तो दांत भी नहीं आते थे, दूध के दांत तो आते भी नहीं थे, टूटते भी नहीं थे, ये तब की बात है। और हम लोग ऐसे मतलब तुतलाते हैं ना, और कोशिश करते थे कि वो बोल जो सुन रहे हैं घर में उसको किसी तरह से तिगधा दिग दिग थई नहीं बोला जाता, तिदाई तई वो ऐसे बोलते थे। पर बोलते थे। क्या बात है। So being the legend's granddaughter, कभी आपको ऐसा लगा कि छोटी छोटी गलती भी और लोग एक्स्ट्रा क्रिटिकल थे आपके लिए और एक्स्ट्रा ज्यादा आपने क्रिटिसिज्म प्रॉब्ली सुना है जो कि शायद नहीं होता if you were not his granddaughter? जी बिल्कुल, आई एग्री। और लेकिन इस चीज़ को अगेन मैं कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि इसको मैं बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ। तो मंजरी सिन्हा जी हमारे फील्ड की बहुत पुरानी एंड बहुत ही मजी हुई क्रिटिक हैं, और उनको डांस म्यूज़िक देखने का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने मुझे एक बार बोला था, और इतना मुझे अच्छा लगा कि आंटी ने मुझे ना साइड ले जाके बोला। तब मैं, मेरे ख्याल से ये उसी शो की बात है जिसमें दादा ने मुझे बोला था कि बाहें जो हैं बेकार है। तो उन्होंने बोला, कह रही थी कि तुम्हारा रेसिटेशन जो है ना वो 20 में से 20 है, 20 है, पर तुम्हारा नाच अभी 19 है। तो तुम थोड़ा नाच को भी अपने रेसिटेशन जितना अच्छा तुम प्रेजेंट करती हो और जितना प्रॉमिसिंग दिखती हो, बस थोड़ा और रियाज करो और उसको 20 करो। तो उन्होंने ये चीज़ जो फीडबैक मुझे दी थी, तो मैंने इस बात को बहुत अच्छे से सुना और मैंने उनको थैंक यू बोला कि ये चीज़ ना मेरे ख्याल से हर कोई तारीफ़ करके चला जाता, कोई कुछ बोलता नहीं और पीठ पीछे बोलते। ट्रू, एब्सोल्युटली। आपने आके मेरे मुंह पे बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद जब उन्होंने देखा, कह रही थी ऐसा लग रहा है अब रियाज हुआ है। मैंने कहा तो इसीलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। तो क्रिटिसिज्म मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप क्रिटिसाइज उसी को करोगे जिससे आपको उम्मीद है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अगर आप कबाड़ देखोगे, ठीक है, आप क्या उम्मीद करोगे उससे? लेकिन अगर आपको किसी में पोटेंशियल लगता है कि यार ये कर सकता है या कर सकती है, तो मेरे ख्याल से आप जाके एडवाइस भी उसी को ही देना पसंद करोगे। बिल्कुल ठीक। तो मैं इसको इस तरह से लेती हूँ। एब्सोल्युटली। रागिनी महाराज जी में से अगर मैं महाराज जी हटा दूं, आपके हिसाब से सिर्फ रागिनी क्या है? रागिनी बहुत, मतलब किस संदर्भ में? प्रोफेशनली अगर, चलिए अगर आप, मैं पूछूं, आप इस फैमिली में इफ यू वर नॉट बोर्न, यू वर बोर्न इन सम अदर फैमिली, नॉट लेगेसी, नथिंग, तो आप आप कहाँ देखती हैं अपने आप को? आप क्या कर रही होती? पढ़ा रही होती शायद कुछ और? हाँ, मैं प्रोबेबली सोशियोलॉजी कर रही होती या मैं पढ़ा रही होती। एक्चुअली मैंने एकेडमिक्स को बहुत सीरियसली लिया था बाय द वे। तो आई डिड सोशियोलॉजी ऑनर्स फॉर माय ग्रेजुएशन एंड देन आई डिड सोशल वर्क फॉर माय मास्टर्स। तो लोगों ने ना मुझसे बोला कि अच्छा, एक ना स्टीरियोटाइप होता है कि भाई मैं तो इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये तो पक्का डांस म्यूजिक में ही अपना मास्टर्स करेगी ऐसे। मैंने कहा पूरी की पूरी फैकल्टी मेरे घर पे बैठी है, तो मैं बाहर क्या सीख लूँगी जाके? तो बेस्ट चीज़ तो मुझे घर पे मिल रही है,
तो मैं क्यों बाहर जाके मैं वो चीज़ सीखूंगी जो मुझे घर पे नहीं मिलेगी। तो मैं बोलूँगी कि मेरे एकेडमिक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया पर्सनालिटी शेप करने के लिए, कॉन्फिडेंटली। आज नहीं तो आप ये देखिए, आप आज मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, शायद अगर मैं नहीं इतनी पढ़ी लिखी होती या कॉन्फिडेंट नहीं होती या इस फील्ड में नहीं होती तो शायद मैं बहुत सहमी हुई होती कि पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही होती या मैं एक भी आंसर ठीक से नहीं दे पा रही थी जस्ट आउट ऑफ नर्वसनेस। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन इज़ अ मस्ट एंड आपको करना चाहिए, चाहे आप आर्टिस्ट हो चाहे नहीं हो। वो बहुत ना, एक तो क्या होता है, आप कॉलेज जाते हो फॉर एग्जांपल, वहाँ पे आप 10 तरीके के लोगों से मिलते हो, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई साउथ से है, कोई इधर से, कोई बाहर से है। तो क्या होता है, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। अच्छा, मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट था क्योंकि मेरे फील्ड में भी वी आर ट्रैवलिंग हियर एंड देयर। तो मतलब मैं ऐसी ऐसी जगहों पे मैंने परफॉर्मेंसेस करी हैं जहाँ मेरे दोस्त बोलते हैं कि इस जगह तो कभी हम शायद जाएंगे भी नहीं। अच्छा। जैसे अभी रिसेंटली इम्फाल में मेरा एक प्रोग्राम था, वहाँ से आई कह रही थी इम्फाल पता नहीं कभी हम जाएंगे भी नहीं। मेरी बेस्ट फ्रेंड बोल रही थी कि वहाँ तो कभी शायद मैं ज़िंदगी में इस लाइफ टाइम में जाऊँगी भी नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं मौका। तो इधर उधर छोटे से छोटा गांव, बड़े से बड़ी कंट्रीज़, हर जगह अपने आप को ना फ्लेक्सिबल रखना होता है एडजस्ट करने के लिए। किसी भी तरीके के स्टेज पे नाचने के लिए अपने आप को सक्षम रखना होता है। तो जैसे दुर्गा पूजा आता है अराउंड अक्टूबर नवंबर, तो वहाँ पे पंडाल लगते हैं दुर्गा माँ के, तो वहाँ पे भी क्लासिकल के शोज़ होते हैं। तो मुझे एक नोन है, उन्होंने ऑफ़र किया था कि आप माँ की मूर्ति सामने होगी और आपको उसके ऑपोजिट स्टेज है, आपको परफॉर्म करना है, प्रॉबेबली समथिंग रिलेटेड टू माँ पार्वती या शिवा, ऐसा कुछ कर लेना। हमने कहा ठीक है। तो हमारी कॉम्पोजिशंस तो रिकॉर्डेड थी, प्री रिकॉर्डेड। मैंने कहा मुझे क्या करना है, पेन ड्राइव लगाना है, नाचना है। मेरे लिए तो ये अच्छी बात हो जाएगी कि इतने भव्य स्थल पे मुझे नाचने का मौका मिल रहा है। अब वो स्टेज टेम्पररी था, वो पहले से कोई ऑडिटोरियम तो था नहीं, क्योंकि पंडाल में जी सेट होते हैं वो, कैसे होता है। करेक्ट। अब वो स्टेज जो है ना वो बाउंस कर रहा था। अच्छा, बाउंस कर रहा था तो एक तो बैलेंस बनाना, ये एक मेजर पॉइंट होता है। और अनफॉर्चुनेटली वो स्टेज नहीं, अनइवन तो छोड़िए, वो तो फिर भी मैनेजेबल है। वो स्टेज पे ना फिनिशिंग शायद इन लोगों ने पॉलिशिंग ठीक से नहीं करी थी और फांस निकले हुए थे। मैं गई, हाँ, नंगे पैर आलता लगा हुआ पैर में, घुंघरू बांधते हुए मैं स्टेज पे स्टेप करी। और जैसे ही मैंने स्टेप किया और एक फांस जो है मेरे यहाँ ऐसे खड़ा फांस ऐसे घुस गया। तो मतलब इस तरीके के इंसिडेंट्स जो हैं ये हम लोग को ना और स्ट्रॉन्ग बना देता है, आदत हो जाती है। स्टेज पे एक जगह परफॉर्म किया था मेरे पापा ने, उनके तो पूरा हील में एक कील घुस गया था। अब क्या है ना कि कभी कभी हम लोग जाके स्टेज चेक करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब माइक सही जगह है, माइक फुट माइक का साउंड आ रहा है कि नहीं, स्टैंडिंग माइक है, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि सब कुछ वेल सेटल्ड है। कभी कभी इतना टच एंड गो सीन होता है या नहीं मौका मिल पाता और सीधा एंट्री अपने इन्वोकेशन से करनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर स्टेज पे ठीक से सफाई नहीं हुई है, कभी कुछ पड़ा हुआ है, कभी कोई पहले परफॉर्म करके गया है, सेफ्टी पिन खुला नीचे पड़ा हुआ है और वो लग गया पैर में, देखा नहीं, तो मतलब इस तरीके की चीज़ों की आदत बचपने से हो जाती है हमें। कभी कभी अपना ही घुंघरू ऐसे पैर मारो तो घुंघरू का छल्ला टूट के पैर के नीचे आ जाता है। तो मतलब ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो कट्स एंड ऑल और ये सब लगते रहते हैं। और आप रुकते नहीं हैं, मतलब लिटरली आपके लिए ये मंदिर है, आपने एक बार परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी तो खत्म ही करके आप चाहे कुछ हो जाए। वाओ यार, ट्रूली हैट्स ऑफ। स्टेज पे खून आ जाए कोई बात नहीं, वो वहीं निकाल के फेंक देंगे, करेंगे, और उसके बाद भले आके बेहोश हो जाए वो अलग बात है, लेकिन तब तक तो नहीं करेंगे। That's really really nice. तो ये होता है। तो हमारी ट्रेनिंग ना बड़ी कठोर होती है बचपने से। तो आप लोग तो कमाल का काम कर रहे हैं। That's really really hats off. Truly Thank you. Truly it's I should use this word. It is godly. कि आप वहाँ शुरू कर दिए हैं तो परफॉर्मेंस जब तक खत्म नहीं होती है, आप नहीं रुक रहे हैं। That's just amazing. बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दादा बहुत गुस्सा करते थे स्टेज पे पानी पीना, कहते थे बदतमीजी है। मैंने कहा इसमें क्या बदतमीजी है, मैं पूछा कि मैंने कहा पानी पीने में क्या प्रॉब्लम है, कह रहे नहीं बेटा, तुम्हारा रियाज इतना पक्का होना चाहिए कि नींद नहीं है तुम्हें, 1-1.5 घंटे तुम नाचे जा रहे हो पर तुम्हें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्यों तुम्हें पीना है, और अगर पीना भी है तो एक तरीका कि अगर तुमने बॉटल उठाई है तो आड़ करके पियो, ऐसे
खोल के ऐसे सामने नहीं पीना है। दर्शक बैठे हैं सामने, उनका मान रखना है तो आड़ करके या विंग्स में जाके पियो। तो ये सब चीज़ें इतना हमें बचपने से बता दी गई है ना, तो आई मेक श्योर कि अगर मैं जा रही हूँ स्टेज पे तो मेरे ना बड़ा दिमाग में ये चीज़ मेरे दिमाग में रहती है कि अगर मुझे प्यास लग गई, क्योंकि मुझे थोड़ा ये ENT इशू है, तो अगर मुझे मेरा गला अटक गया कहीं या ज़रूरत पड़ी, रिसाइट भी करते हैं, नाचते भी हैं, तो मुझे ये लगता है कि पानी नहीं पीना है। रखती मैं ज़रूर हूँ, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं पीऊँ ना बीच में। और अगर बहुत ज़रूरत पड़ गई और बहुत गर्म शहर में नाच रहे हैं जहाँ हॉल में AC ही नहीं है, तो फिर तो पीना पड़ेगा। तो उसके लिए मनाही नहीं थी, लेकिन कहते थे अवॉइड करो जितना कर सकते। कोई आपका ऐसा फैन जो आपको याद हो कि यार उसने कोई तो भी एक कमाल की चीज़ कही थी या करी थी आपके लिए? एक लड़की आई थी यहाँ, इस्कॉन टेम्पल में शो था हमारा, दोपहर का शो था दिल्ली में। तो वो खुद भी कथक डांसर, और उसने भी परफॉर्म किया था, किसी से सीख रही थी वो, उस ऑर्गेनाइज़र से। तो वो परफॉर्मेंस मेरा जैसे ख़त्म हुआ ना, मैं ग्रीन रूम में आई, तो वो आई और खड़े होके मुझे देख रही थी आड़ से। तो मैंने बोला, मैंने कहा आ जाओ, मैंने कहा मतलब अब मैं रेडी हूँ मिलने के लिए सबसे, आ जाओ। तो वो आई और वो आके ना मुझे ऐसे हक करके और वो रोने लग गई। अरे अच्छा, जब वो रोने लग गई ना तो मैं भी बड़ी इमोशनल हो गई। तो मैंने फिर उसके सर पे सहलाया, मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा इतना ख़राब नाचा मैंने कि तुम रोने लग गई। कह रही है नहीं, इतना अच्छा आपने नाचा कि मुझे आंसू आ गया। कह रही है मैंने ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं आज तक। तो वो मुझे लगा कि अच्छा, ऐसे भी लोग हैं आज जो एप्रिसिएशन आर्ट की इस तरह से करते हैं जी। सिमिलरली एक बहुत एजड लेडी मुझे कोलकाता में मिली थी मेरे परफॉर्मेंस के बाद। वो आई और तो काफ़ी बड़ी थी, एजड थी, तो मैंने पैर छुआ उनका और उन्होंने बस मेरा हाथ ऐसे पकड़ा एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो आपको पता है हम लोग ना हम उस थिंकिंग के लोग हैं जिनको स्टैंडिंग ओवेशन नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि कोई रो दे या किसी ने वो, वी डोंट प्रेफर क्लैपिंग, हमें लगता है कोई वाह बोल दे, वाह क्या बात है, क्या बात। तो ये चीज़ जो है ना, ये हम लोग सीख करते हैं रादर देन स्टैंडिंग ओवेशंस एंड ऑडियंस गोइंग क्रेजी। वो भी अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत जोश में होते हैं कि अरे आज तो तुमने आग लगा दी है। मैंने कहा आग लगाना नहीं सिखाया हमें, स्टेज को सजाना सिखाया है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। तो हमारा काम रॉक म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक वाला नहीं है कि आप पागल कर दो ऑडियंस को। हमारा मिशन ये है कि शांति मिले सबको, कि कल को आप, जैसे आप एक नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड से हैं, कल को आप इतने स्ट्रेसफुल, आपका काम जो है उसमें बहुत स्ट्रेस है एंड आई नो दैट। तो अगर आपने बहुत दिन भर काम किया है और आप स्ट्रेस्ड हैं और अगर आप आके मेरा प्रोग्राम देखते हैं तो आपको घर जाके ऐसा लगना चाहिए कि यार थकान निकल गई। ये नहीं होना चाहिए कि वैसे ही दिमाग मेरा ख़राब था सुबह से और सरदर्द हो गया, ये इतना शोर मचा दिया इन लोगों ने कि क्यों ही गया मैं देखने जी। तो ये चीज़ नहीं चाहिए हमें। तो हम लोग उस थिंकिंग से आते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ जो स्पेशली वुमेन 30-35 years old है, they are finding probably they are reinventing themselves by joining Kathak, by learning this art form। जी। उनके लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि उनको बड़ा मुश्किल होता है ये सीखना, because it's not an easy art form। That's very true। तो but they are kind of relating themselves with it। For them आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो ट्रू है कि आप जितने यंग एज में आप क्लासिकल म्यूज़िक एंड डांस की अगर मैं बात करूँ, अगर वो सीखना शुरू करते हैं तो वो ज़्यादा आप बेहतर समझ पाते हैं। लेकिन देयर इज़ नेवर टू लेट। अगर आपको, आपकी इच्छा है कि आपको कोई चीज़ करनी है और अगर आप उसको अपने मन के लिए करना चाहते हैं तो फिर तो आप 60 इयर्स में भी कर सकते हैं, 70 में भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको करना होता है वो डिपेंड करता है, सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है। कई लोग ऐसे भी हैं हमारे इंस्टीट्यूट में भी कि 15-20 साल से सीख रहे हैं लेकिन आज भी कॉन्फिडेंट नहीं है और उतना अच्छे से नहीं कर पाते। कोई 5-5 साल में ऐसा सीख जाते हैं। मेरे ख्याल से कितनी शिद्दत है आप में वो चीज़ सीखने की, वो डिफ़र करती है। तो इसलिए मेरा इसका आंसर बड़ा सिंपल सा रहेगा कि आपका मन है, मोस्ट वेलकम, आप सीखिए। और वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक पहुँचते हो। मेक सेंस। आपने कहा कि आप अपने नेक्स्ट जेन, आपके बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उनको सीखना ही होगा। ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा?
ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है कि आप किसी तीसरे पर्सन को फोर्स करके कोई चीज़ नहीं सिखा सकते, आप हक अपनों पे ही जता सकते हैं, ठीक है। और मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं ऑप्शन ही नहीं दूंगी कि मतलब कुछ और नहीं करना है। आप प्रोफेशनली कुछ और करिए, बिल्कुल करिए, पर वही बात है कि 4 लोगों के सामने अगर आपको कुछ करने के लिए बोल दिया कि आप तो उस लेगेसी से हैं, तो एटलीस्ट वो बात दिखनी चाहिए, इतना तो सीखो। तो इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड, हु एल्स विल अंडरस्टैंड इट। कमिंग बैक टू अगेन द सेम क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछा था कि ये सब मैं हटा दूं, सब लेगेसी, क्योंकि मैं अभी आपसे बात किया हूँ, आई थिंक 97% बातें हमारी आपकी लेगेसी, दादाजी, पापा, फैमिली, द म्यूजिक, द आर्ट फॉर्म, सब हटा देता हूँ जी। वो जो 3% जो हमारी बात हुई अभी, रागिनी जी, नाम ही आपका इतना म्यूजिकल है, रागिनी जी जो नाम है वो क्या है, आप कौन है? मैं बहुत ही फन लविंग हूँ और मुझे चीज़ों को सीरियसली लेना पसंद है, मतलब बहुत कैजुअली किसी भी चीज़ को नहीं। मैं बहुत मेक श्योर करती हूँ कि चाहे वो आपके लाइफ में आपकी रिलेशनशिप्स हो विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, मुझे सबको टाइम देना पसंद है। चाहे सबके अपनी व्यस्तता होती है, दैट इज़ फाइन, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है, तो मुझे अच्छा लगता है। एंड आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, तो वैसा रहना चाहिए। एंड आई एम वेरी फ्रेंडली, ईजिली अप्रोचेबल। मतलब कई लोगों को ये भी लगता है ना कि अरे ये तो इस पर्टिकुलर फैमिली से है या ऐसे, क्योंकि लोग तो हमको ऐसे ही देख रहे हैं। True. तो उनको लगता है कि अरे पता नहीं ये बात भी करेंगे कि नहीं करेंगे, या पता नहीं इनका रिप्लाई DMs पे अगर मैं रिप्लाई दे देती हूँ, मैम अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे रिप्लाई देंगे। मैंने कहा हाँ, तो मेरे पास कोई मेरा मैनेजर नहीं है जो मेरे तरफ से रिप्लाई करे। यहाँ पे ना रॉ मटेरियल हम लेके आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करते हैं, एंड रिजल्ट भी दूसरे को हम ही देते हैं। तो हम वैसे हैं, तो मतलब सब कुछ अकेले करना है, सिंगल हैंडेडली, और मुझे मज़ा भी आता है। मैं परसों ही बैठ के ना एक पोस्टर डिज़ाइन कर रही थी कैनवा पे, तो मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली सैवी नहीं हूँ, और मुझे ये बात बोलने में कोई वो नहीं आता कि ठीक है, हर चीज़ हर किसी को नहीं आती है। तो मैं बैठ के ना सीख रही थी कि ये लोगों को मैं कैसे करूँ। मैं अपनी बहन से पूछ रही थी कि ये ज़रा बता इसको कैसे करना है। तो मुझे चीज़ें सीखने में बहुत इंटरेस्ट है, मज़ा आता है मुझे कि कोई भी नई चीज़ सीखी, कोई चीज़ नई एक्सप्लोर करी। हाँ, बट डेफिनेटली एक इस नोट पे कि अगर वो चीज़ थोड़ी आर्ट से कहीं रिलेटेड हो तो मुझे मज़ा आता है। आई लव पेंटिंग, डिफरेंट फ्रॉम डांस एंड म्यूज़िक, बट मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है। अगर मैं एकदम वेली बैठी हुई होती हूँ घर में, तो मुझे मज़ा आता है कि वो एक्रेलिक कलर, और मेरे पास छोटे छोटे कैनवसेस मैं मंगा के रखती हूँ और मैं पेंट करती रहती हूँ। मैंने सीखा नहीं कुछ भी, मुझे सीखना भी नहीं है, वो मुझे मेरे मन के लिए करना है। You're just emoting. Just हाँ, वो अच्छा बने बुरा बने उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो somehow ठीक ठीक बन ही जाता है, क्योंकि नहीं, वो मुझे लग रहा है वो आपके जैसे आपके दादाजी सारी आर्ट फॉर्म्स में बस थे ना, उन्होंने वो पास ऑन किया है। नहीं, आई एम नोवेयर क्लोज टू हिम, बट हाँ मुझे पेंटिंग का शौक है और गाना भी मैं गाती हूँ। तो बट मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, एंड कॉमेडी मूवीज़ मोस्टली। सो ये मेरा फेवरेट जॉनरा है कि कॉमेडी देख लिया या रोमांटिक कॉमेडी, बट हाँ क्राइम नहीं देख सकती मैं। अगर मुझे कोई भी बोलता है ना, हॉरर इज स्टिल फाइन, बट हाँ मतलब क्राइम, टेररिज्म, वो उस जॉनरा की मूवी आई कांट टॉलरेट, तो क्योंकि आई थिंक मैं वैसी हूँ ही नहीं। हमारा आई थिंक अभी बहुत सारे मस्ती वाले क्वेश्चन भी हुए, सीरियस क्वेश्चंस भी हुए आपके साथ, बट वी हैव दिस राउंड कॉल्ड रैपिड फायर। उसके अंदर विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर इन वन वर्ड। ओह अच्छा। लेट्स स्टार्ट। आई हैव नेवर डन दिस बिफोर। सो हियर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फेवरेट तिहाई जो आप हर बार दिल को छूता है? दिस विल नॉट बी रैपिड बाय द वे, बट हाँ वो फेवरेट तिहाई जो है, इसमें ये न्यूमेरिकल कॉम्पोजिशन है। इसमें दिखता है कि मदर बर्ड आके ना बेबी बर्ड्स को वो फीड कर रही है दाना, और वो बच्चे जो है वो चर्प करके बुला रहे हैं अपनी माँ को। तो मैं रिसाइट करती हूँ, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, तिन तिन ता चक दिन दिन दा, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 धा, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 धा, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 धा। तो अगर मैंने इस टिपिकल कॉम्पोजिशन को ऐसे एक्सप्लेन किया तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है।
पंडित बिरजू महाराज जी की एक सीख जो आप हमेशा याद रखते हैं और आप बाकियों को भी देना चाहते हैं। पेशेंस रखना चाहिए। किसी भी चीज में पेशेंस रखना चाहिए। Very well said. I think this art form teaches you patience in a lot of ways. Yes, absolutely. ज्यादा डर किससे लगता है? लाइव ऑडियंस से या घर वालों के फीडबैक से? फीडबैक से। Truly the next gen speaking there. Yes. एक राग या ताल जो आपको हर बार स्पिरिचुअल फील कराती है। राग गोरख कल्याण और ताल मुझे 3 ताल ही पसंद है। राजा ताल बोलते हैं और जो बेसिक ट्रेनिंग किसी भी म्यूजिक की या डांस की शुरू होती है 3 ताल से ही होती है। अगर आपके घुंघरू बात कर सकते तो वो आपके बारे में क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि थोड़ा मुझे और पहन के और रियाज किया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा ज़्यादा मुझे ऐसी कबर्ड में कम रखा करो और पैरों में ज़्यादा रखा करो। ऐसा कोई दिन या मोमेंट जब आपने फील किया हो मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ? कभी नहीं, कभी भी नहीं आया। मतलब सोच लिया तो सोच लिया, मतलब रेडी। चाहे कैसी भी सर्कमस्टांस हो लाइफ में, कैसी भी सिचुएशन में आप फंस जाए, बट नो, देयर इज नेवर नो लुकिंग बैक। एक कलाकार जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं किसी भी आर्ट फॉर्म में, सिंगर, बॉलीवुड एक्ट्रेस या कोई ऐसी मूवी जिसमें आप अपने आप को रिलेट करती हैं? सोनू निगम। एक से बॉलीवुड एक्ट्रेस जो आप गाना बनाएं या जो आप सब कुछ डिसाइड करें वो आपके कोरियोग्राफी पे डांस करें। रानी मुखर्जी। एक ऐसी मूवी जो आपको अपनी लाइफ से रिलेट करती है? आजा न चले। आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस के बाद सबसे पहले कॉल किसका आता है? यूजुअली मेरी बुआ, बड़ी वाली, जो आपकी गुरु थी? नहीं, गुरु हैं या? नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी बुआ है जो शी इज मैरिड टू पंडित साजन मिश्रा जी जो पद्म भूषण अवार्डी हैं। ओके, तो ही इज माय फूफा। ओके, तो ये वोकल परिवार, डांस परिवार, मतलब सब ऐसी लेजेंड से घिरी हुई हूँ मैं। आपकी फैमिली से आपके फेवरेट डांस पार्टनर ऑन स्टेज कौन होगा? माय यंगर सिस्टर, यशस्विनी। Amazing, the sister duo. Yes, the sister duo always. So ये थे मेरे सारे questions rapid fire के लिए. I think you've answered it so beautifully. Thank you so much for being so honest, so candid and so real. मतलब एक वर्ड जो आपसे मिलके मुझे आज लगता है वो मैं आपको बोल सकता हूँ that you are extremely real. Thank you so much. I think that is the aim. That is the for aim. life. कि रियली रहना है। फेक बहुत है आगे पीछे। You know, there's this word called legacy. We both relate to this word. Yes. What is the meaning of legacy for you? Responsibility. बहुत बड़ी responsibility and you should take it seriously. And I think यही चीज़ मैं बोल सकती हूँ इस पे। I think इसको मैं और किसी और वे में explain कर ही नहीं सकती। No, perfectly. It's a responsibility and you should take it seriously. क्योंकि sense. आपके बड़ों ने भी उसको सीरियसली लिया है तो हाँ ठीक है, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मतलब ठीक है, हैव योर ओपिनियंस एंड जो ठीक लगे वो करिए, लेकिन हाँ उसके लिए डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you so much for coming for this episode. It was really nice knowing about your gharana, your art form, the history, the legacy, and especially of course पंडित बिरजू महाराज जी। आज आपने मुझे एक नई चीज़ सिखाई है जो कि मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। एंड जैसे आपने मुझे सिखाया, आपने बताया, आई एम नॉट गोना से दैट यू गो एंड ब्रेक द स्टेज। मैं कहूँगा कि आज आपने हमारे पॉडकास्ट या इस स्टेज की को बहुत अच्छे से सजाया है। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच अगेन। आज रागिनी महाराज जी से बात करके ये तो प्रूव हो गया कि जो नेक्स्ट जेन है वो एक्चुअल में विरासत आगे फॉरवर्ड ले जाने की पूरा दमखम रखते हैं। One thing I learned today from her, as a next gen myself, is patience. She rightly said कि कोई भी चीज़ आपको करनी है ज़िंदगी में तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स जिनकी वो लीनियज हैं, ग्रैंडफादर उनके श्री पंडित बिरजू महाराज जी, उनके बारे में बात करके, उनके बारे में इतनी सारी चीज़ें जान के समझ के बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर हुआ मैं। एंड आई एम श्योर आप सब लोग भी हुए होंगे। विरासत एक ऐसा सुंदर शब्द है, एक ऐसा प्योर शब्द है
जो कि हर एक नेक्स्ट जनरेशन रिस्पॉन्सिबली आगे लेके जाने की पूरी कोशिश करता है। आज रागिनी महाराज जी ने फिर से प्रूव कर दिया, जो कि सोल है हमारे शो की, दैट लेगेसी इज इनहेरिटेड, लीडरशिप इज बिल्ट। तो ये उनकी कहानी थी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ, जहाँ पे आपको फिर से बताया जाएगा कि कैसे एक नेक्स्ट जेन ने अपनी जर्नी जी।